हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। हम जो प्राचीन भारत की श्रृंखला शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने अभी तक सोर्सेस पढ़ लिए सारे पिछले 3 लेक्चर में, आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और अब हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना इतिहास, जहाँ से इतिहास शुरू होता है, यानी कि पाषाण काल से और मानव के विकास पे आज मेरा ये सत्र है। छोटा सा सत्र होगा, लेकिन इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता ही है, और कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहा हूँ जहाँ से प्रश्न भी बन के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सत्र, पाषाण काल संस्कृति और मानव का विकास। पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको रॉबर्ट ब्रूस फूट ने यहाँ से एक मद्रास के पास एक जगह है पल्लवरम नाम की जगह से रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में एक पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोजा। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो है ये पुरातत्व का, प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न भी बनता है और ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वन लाइनर है। भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं। भारत में प्राप्त होने वाला ये पहला पाषाणकालीन औजार था और 19वीं शताब्दी में डेनमार्क, एक कंट्री है, एक देश है डेनमार्क, वहाँ के एक विद्वान हैं जिनका नाम है पीएफ सुहम, और उन्हीं को फॉलो किया था क्रिश्चियन टॉमसन ने। प्राग ऐतिहासिक की संस्कृति जो थी, इसके चरणों को इन्होंने 3 कालों में विभाजित किया। पहला पाषाण काल, फिर कांस्य काल, फिर लौह काल, यानी कि सबसे पहले स्टोन एज, उसके बाद फिर मेटल एज जिसको इन्होंने बोला ब्रॉन्ज एज, और उसके बाद फिर आयरन एज। तो इसको डिवाइड किसने किया है ये हमको याद रखना है, पीएफ सुहम और क्रिश्चियन टॉमसन, क्योंकि यहाँ से कभी कभी प्रश्न बनता है। और ये डेनमार्क के थे, ये भी हमको याद रखना है। फ्रांसीसी विद्वान थे एक सर जॉन लुबाक बोलते हैं इनको, जॉन लुबक, फ्रांस के थे। इन्होंने पाषाण काल का विभाजन किया है, जो अभी जैसे हमने देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालों में विभाजित किया। तो इन्होंने जो उसमें से जो सबसे पहले पाषाण काल था, जिसको स्टोन एज बोलते हैं, स्टोन एज को इन्होंने विभाजित किया है पूर्व पाषाण और नव पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब मैं आपको हिंदी के टर्म्स हैं, इसको कुछ इंग्लिश में भी समझाता चल रहा हूँ जिससे कि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। पूर्व पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक, लिथिक का मतलब होता है पत्थर और पैलियो मतलब हो गया पुराना, तो यानी कि पूर्व पाषाण काल। नियोलिथिक, लिथिक का मतलब फिर से पत्थर, नियो मतलब नया, तो नव पाषाण काल। तो ये इन्होंने केवल 2 में ही डिवाइड किया है, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। अभी तक मीजोलिथिक की बात नहीं की है सर जॉन लुबक ने, लेकिन ये जो मीजोलिथिक जो वर्ड ऐड हुआ है ये हाल फिलहाल में ही ऐड हुआ है, और ये मध्य पाषाण काल इसको हम बोलते हैं, इसको हाल फिलहाल में ही ऐड किया गया है। 1870 ईस्वी में एडवर्ड लात्रेत, एक व्यक्ति थे एडवर्ड लात्रेत, इन्होंने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। अब और ज़्यादा बाइफर्केशन हो रहा है और ज़्यादा डिवीजन होता जा रहा है। अभी तक हमने देखा कि इन्होंने पाषाण नहीं बल्कि इन्होंने पूरा पाषाण काल को विभाजित किया, यानी कि पैलियोलिथिक एज को विभाजित किया, पूर्व पाषाण काल को। तो इन्होंने पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है, और ये हैं निम्न पुरा पाषाण काल, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। तो इस तरह से जो डिवीजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सबसे पहले डिवाइड किया पीएफ सुहम और क्रिश्चियन टॉमसन ने पूरे प्राग इतिहास को पाषाण काल, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में। उसके बाद जॉन लुबक ने उस पाषाण काल को, केवल हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो पाषाण काल को उन्होंने पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज में डिवाइड किया, जिसमें बाद में मीजोलिथिक एज भी जुड़ गया, यानी कि मध्य पाषाण काल भी जुड़ गया। तो सबसे पहले हमारी आ गई पूर्व पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज, फिर आ गई हमारी मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक एज, उसके बाद आ गई नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। उसके बाद जो एडवर्ड लात्रेत हैं, उन्होंने 1870 में केवल जो हम बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक एज की, तो पैलियोलिथिक एज को भी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय अवधि था, तो उसको इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। निम्न पुरापाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज, और उच्च पुरापाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज।
तो अब हम जो अध्ययन करेंगे पैलियोलिथिक एज का वो 3 भागों में करेंगे, और मीसोलिथिक को एक अलग से भाग में पढ़ेंगे और नियोलिथिक को अलग से भाग में पढ़ेंगे, जिसका मैं अध्ययन आपको करवाऊंगा अपने अगले सत्र में। तो अगले सत्र में हम पैलियोलिथिक एज से शुरू करेंगे। आज हम देख लेते हैं कि मानव का विकास कैसे कैसे होता है। और एक मुख्य तथ्य यहाँ पे ये है कि भारत में जो प्राग इतिहास है उसका मुख्यालय नागपुर में। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये यहाँ से प्रश्न कभी कभी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। भारत में जो हेडक्वार्टर है हमारे प्राग इतिहास का, यानी कि जो हमारी प्री हिस्ट्री है उसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर है। मानव विकास के बारे में पढ़ते हैं। लगभग 60 मिलियन वर्ष पूर्व कुछ प्राइमेट ने हमारे पूर्वजों से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं हासिल कर लीं जो बाद में मनुष्यों में पाई जाने वाली थीं। अब ये महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थीं? जैसे कि अंगूठे की स्थिति, सामने की ओर व्यवस्थित नेत्र सॉकेट, यानी कि जो आई जो बनी है वो सॉकेट जो है हमारे सामने की तरफ है, इसमें कुछ सुधार हुआ। कुछ विशेषताएं जो थीं वो महत्वपूर्ण विशेषताएं हासिल करी किसने? 60 मिलियन वर्ष पहले प्राइमेट्स ने। और दंत चिकित्सा, यानी कि जो अपने जबड़े हैं, जबड़े का जो आकार है, और इसके साथ ही साथ मैं लिखना भूल गया हूँ इसमें, मस्तिष्क का आकार भी भिन्न होता गया। तो मनुष्यों के समान कुछ विशेषताएं थी ये सब, जो विभिन्न जीवाश्म में ध्यान देने योग्य हैं। यदि हम बायोजेनेटिक डेटा के आधार पर बात करें तो ये माना जाता है कि लगभग 5 या 6 मिलियन वर्ष पहले होमोनिड शाखा, यानी कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो, जो मनुष्य की जो शाखा बोली जाती है उसको होमो बोला जाता है। जितने भी मनुष्य की शाखाएं हैं, चाहे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा, चाहे निएंडरथल्स हैं या फिर होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, इन सबको एक शाखा में रखा गया है जिसको होमोनिड बोला गया है। और ये अलग हुई किससे? पोंगिडे शाखा से। पोंगिडे शाखा यानी कि जिसमें चिंपैंजी और गोरिल्ला आते हैं। तो इनसे मनुष्य की जो शाखा है ये अलग हो गई 5 से 6 मिलियन वर्ष पहले। फिर मानव का विकास कैसे होता है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन है? जो कि दक्षिण में पाए जाने वाले मानव, अर्ध मानव कह सकते हैं हम उनको, मानव और वानर का मिश्रित रूप कह सकते हैं उनको, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो विशेषताएं थी वो मानवों की थी और बहुत सारी विशेषताएं उसमें बंदरों की थी। तो ये मानव का आदि पूर्वज है, इसको आदि पूर्वज कहते हैं, जिसके अवशेष हमें केवल और केवल अफ्रीका से मिले। इथोपिया नाम की एक जगह है, इथोपिया से प्राप्त मादा कंकाल, जिसका नाम दिया गया है लूसी। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको इसको रेड करके दिखाया गया है। लूसी इसका नाम है। इथोपिया से प्राप्त मादा कंकाल, इसको मानव माता कहा जाता है। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम के जो मानव, जो आदि पूर्वज थे, ये रहते थे 50 लाख से लेके 18 लाख वर्ष की अवधि। मतलब ये आज से हम बात कर रहे हैं 50 लाख से 18 लाख वर्ष पूर्व, बिफोर प्रेजेंट एरा। इसके बाद आए होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो है ये 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व थे, और इसे कारीगर मानव कहा जाता है। कारीगर मानव क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाने का श्रेय जो है ये होमो हैबिलिस को जाता है। पत्थर के औजार हमें इसलिए पता चला क्योंकि जहाँ पे भी इनके जीवाश्म मिले, होमो हैबिलिस के जहाँ पे भी जीवाश्म मिले, वहाँ पे हमको उनके साथ आसपास के एरिया में, आसपास के क्षेत्र में पत्थर के औजार यानी कि स्टोन से बने टूल्स भी हमको वहाँ से मिलते हैं। और ये जो मानव था होमो हैबिलिस, ये भी अफ्रीका के ही सुदूर भागों में पाया गया, और इसको ज़्यादा जो है इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा सीमित रहा है। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस, जो कि प्राचीनतम द्विपद यानी कि बाइपेडल, यानी कि सीधा खड़ा होने वाला सर्वप्रथम मानव। अब यहाँ से जो मानव है वो सीधे रूप में खड़ा हो जाता है। अब ये जो होमो हैबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने पढ़े, ये एकदम सीधे खड़े होने वाले मानव नहीं थे। मतलब कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो एकदम सीधी नहीं थी, वो झुकी हुई थी। हालांकि 2 पैर पे ज़रूर चलते थे और अपने हाथों का इस्तेमाल करता था होमो हैबिलिस, लेकिन ये पूरी तरह से सीधा नहीं खड़ा हुआ था। अब यहाँ पे जो होमो इरेक्टस जो प्रजाति आई, वो सीधे खड़े होने वाले, सीधे चलने वाला कपी मानव था, और सर्वप्रथम पत्थर के हस्त कुठार इन्होंने बनाए, और अग्नि का आविष्कार भी करने वाला ये मानव है। अब जब हम अपनी पैलियोलिथिक एज पढ़ेंगे, जब हम अपना पूरा पाषाण काल युग पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि लोअर पैलियोलिथिक एज और मिडिल पैलियोलिथिक एज में हमको होमो हैबिलिस मिलते हैं,
और होमो इरेक्टस मिलते हैं, जबकि अपर पैलियोलिथिक एज में आते आते होमो इरेक्टस के बाद, या क्योंकि होमो इरेक्टस जो है 15 लाख से 7.5 लाख वर्ष पूर्व है, और उसके बाद हम देखते हैं निएंडरथल और होमो सेपियंस आ जाते हैं। तो जब हम अपना पैलियोलिथिक एज पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको ये बताता चल रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बना रहे कि लोअर पैलियोलिथिक एज में जब हम पढ़ाएंगे, जब हम बात करेंगे होमो इरेक्टस की, तो आपके दिमाग में आए कि सीधा खड़े होने वाला पहला मानव था जिसको अग्नि का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है और जिसने सर्वप्रथम हस्त कुठार बनाए। इसके बाद आता है निएंडरथल। अब ये जो निएंडरथल है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक तरह से प्रजाति है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया आपको, होमो इरेक्टस जो है ये सब जगह पाए जाने लगे, क्योंकि ये जो है काफ़ी दूर दूर तक जाने लगे और इन्होंने यात्राएं करी, यूरोप गए, भारतीय उपमहाद्वीप में भी ये मिल जाते हैं। तो अफ्रीका से लेकर चाइना तक के जितना भी क्षेत्र है, यहाँ पे आपको होमो इरेक्टस दिखाई देते हैं। ये जो निएंडरथल है ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप में तो मिले ही मिले, लेकिन इसने सबसे पहले मृतकों का अंतिम संस्कार किया। तो मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाली सबसे पहली प्रजाति जो थी वो निएंडरथल थी। और तन ढकने के लिए चमड़े का भी उपयोग करना शुरू किया इसने। ये हमको 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व मिलता है। और ये जो निएंडरथल है ये जर्मनी में एक जगह है निएंडरथल, उसके नाम पे इनका नाम रखा गया है निएंडरथल। तो हमको ये याद रखना है, मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला जो मानव था वो निएंडरथल था सबसे पहले। यहाँ से प्रश्न आ चुका है 1-2 बार, इसलिए इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। होमो सेपियंस, अब आता है होमो सेपियंस जो कि निएंडरथल के बाद भी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि निएंडरथल और होमो सेपियंस दोनों एक समय में रहे होंगे साथ में। और हो सकता है कि जो इवोल्यूशन हुआ है, जो जाति आगे बढ़ी है, वो केवल होमो सेपियंस की बढ़ी, और निएंडरथल जो है वो एक समय के बाद विलुप्त हो गई जाती थी। ये प्रथम आधुनिक मानव है और मानव का निकटतम पूर्वज है, क्योंकि जो मानव है उसकी जात, आज जो मॉडर्न वर्ल्ड में ह्यूमन देखते हैं जो हम लोग हैं, वो है होमो सेपियंस सेपियंस, जबकि ये बात कर रहा है होमो सेपियंस की। तो ये आधुनिक मानव है और मानव का निकटतम पूर्वज है, जिसके सर्वप्रथम अवशेष हमको 1868 में फ्रांस से मिले। 1868 में फ्रांस से मिले हैं। और ये जो मैंने जितने भी आपको बताए डिवीज़न, वो डिवीज़न का आधार है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आँखों की जो बनावट है, जो मस्तिष्क की बनावट है और जो जबड़े की बनावट है, इससे इसको पूरे को बाइफरकेट किया गया है, डिवाइड किया गया है, इनको अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। तो उभरी हुई ठुड्डी, यानी कि जो जबड़े की बनावट की वजह से ही आपकी ठुड्डी का विकास होगा, तो उभरी हुई ठुड्डी और खोपड़ी में एक गोलाकार अग्रभाग का निर्माण इसमें प्रथम बार शुरू हो जाता है। और इस मानव की उत्पत्ति 40,000 ईसा पूर्व होती है। 40,000 ईसा इतने सालों से, मतलब आज से इतने पहले साल इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन वही मैंने बताया आपको, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि निएंडरथल और होमो सेपियंस एक समय में हो सकता है किसी समय साथ में भी रहे हों, जब निएंडरथल जो थे उनकी जाति पूरी तरह से खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, और होमो सेपियंस ने अपनी जाति को आगे बढ़ा लिया। अब यहाँ पे मैंने 4 फोटो दे रखी हैं। इन चारों फोटो में पहली फ़ोटो जो है ये होमो हेबिलिस की है। ये होमो हेबिलिस है। इसमें देख सकते हो आपकी जो खोपड़ी है वो कितनी फ्लैट है और पीछे की तरफ झुकी हुई है। जो माथा है, ये माथा आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ झुका हुआ है, और यहाँ पे कोई ठुड्डी नहीं है, जबड़ा एकदम लंबे की तरफ नीचे चोंच की तरह निकला हुआ है, और आँखें सॉकेट में बहुत ज़्यादा अंदर और साइड की तरफ हैं। इसके बाद जो दूसरी फ़ोटो है ये होमो इरेक्टस की है। होमो इरेक्टस में थोड़ा सा जबड़ा बनना शुरू हुआ है और मस्तिष्क, अब यहाँ पे मस्तिष्क बनना शुरू हो गया है। और जब हम होमो सेपियंस पे आते हैं तो मस्तिष्क का विकास और ज़्यादा हो जाता है, ये मस्तिष्क बड़ा हो गया है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि होमो इरेक्टस का जो मस्तिष्क था वो होमो हेबिलिस से बड़ा था, लेकिन होमो सेपियंस से छोटा था। और यहाँ से अब जबड़ा भी बन गया है और ठुड्डी भी बनना शुरू हो गई होमो सेपियंस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे खोपड़ी का एक गोलाकार अग्रभाग का निर्माण होता है और यहाँ से ठुड्डी भी उभरी हुई बन जाती है। और ये हमारा मॉडर्न वर्ल्ड ह्यूमन है, यानी कि आधुनिक विश्व का जो इस समय प्रेजेंट रूप जो हम देखते हैं ह्यूमंस में, वो उसका ये स्कल दिया हुआ है जो कि पूर्ण रूप से विकसित है और बड़ा, काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको मस्तिष्क दिख रहा है। और जो माथा है वो पीछे की तरफ न धकेल के, जैसे होमो सेपियंस में भी थोड़ा सा माथा पीछे की तरफ दिख रहा है,
और ये एकदम स्ट्रेट आपको हेड दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रेट फोरहेड। भारतीय उपमहाद्वीप में होमोनिड अवशेष की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक दो बार प्रश्न आए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ आपको अवशेष मिले? तो भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों के औजार तो हमको बहुत मिलते हैं, परंतु होमोनिड जो हैं इनके अवशेष के प्रमाण हमको बहुत कम मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनको पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे भी हमको पुराने जो समय था, जो मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय से थोड़े से बाद के समय के हमको यहाँ पे जीवाश्म मिलते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कोतवार पठार में से हमको 2 मानव खोपड़ी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें रामापिथेकस और शिवापिथेकस कहा गया है। ये महत्वपूर्ण है, रामापिथेकस शिवापिथेकस कहा गया है। रामापिथेकस एक्चुअली एक फीमेल की खोपड़ी है और शिवापिथेकस एक मेल खोपड़ी है। इसी के बाद जब ब्रह्मपिथेकस मिलता है तो इन तीनों को संयुक्त रूप से बोला गया है शिवालिक के देववानर, यानी कि गॉड एप ऑफ शिवालिक। शिवालिक के देववानर इनको बोला गया है, गॉड एप ऑफ शिवालिक। और यहाँ से प्रश्न भी आता है किसे बोला गया है? रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ब्रह्मपिथेकस। और ये हमको कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हमको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कोतवार पठार से। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर कहाँ मिले, तो 1982 में मध्य प्रदेश में एक जगह है होशंगाबाद, उसके पास नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है हथनोरा नाम का। हथनोरा से हमको एक होमोनिड मानव कपाल की प्राप्ति हुई है। होमोनिड मानव कपाल की प्राप्ति हुई है हथनोरा से, जिसको खोजा है डॉक्टर अरुण सुनकिया ने। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है नेट में कि मानव कपाल की सर्वप्रथम प्राप्ति कहाँ से हुई? तो हथनोरा से हुई। किसने किया? तो अरुण सुनकिया ने किया। ये हमको याद रखना है, अरुण सुनकिया जुड़े हुए हैं हथनोरा से, क्योंकि आगे चल के हम और भी जगह की बात करेंगे जिससे अलग व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये जो कपाल मिला है हमको, ये 30 वर्षीय युवती का है और इसको जो है होमो इरेक्टस की श्रेणी में रखा गया है। अब जैसे मैंने आपको सारे मानव का विकास इसीलिए बताया कि कौन किस श्रेणी में है, तो ये जो कंकाल मिला है ये होमो इरेक्टस की श्रेणी में रखा गया और ये भारत में खोजा गया प्रथम मानव जीवाश्म था। इसके बाद सन 2001 में पी राजेंद्रन को तमिलनाडु में एक जगह है विल्लुपुरम जिले में, ओडई नाम का गांव है। ओडई को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे एक शिशु का पूरा कपाल खोज निकाला था इन्होंने, डॉक्टर पी राजेंद्र ने। तो शिशु का कपाल कहाँ मिला है? वो मिला है ओडई में। किसने खोजा है? डॉक्टर पी राजेंद्रन ने खोजा है। और जो हथनोरा है वहाँ से हमको मिली है 30 वर्षीय युवती की अवशेष, जो कि एक मानव कपाल है, जिसको डॉक्टर अरुण सुनकिया ने खोजा है। इसके बाद HD सांकलिया ने पुणे के मूलमूथा नदी, अब यहाँ पे ये हमको याद रखना, मूलमूथा नदी पुणे में जुड़े हुए हैं HD सांकलिया। इन्होंने इसके किनारे नर और मादा दोनों का होमोसेपियंस के अवशेष प्राप्त किए और ये आपको याद रखना है, ये होमोसेपियंस के अवशेष प्राप्त किए हैं। अरुण सुनकिया ने होमो इरेक्टस के अवशेष प्राप्त किए थे। इसके बाद VA वकांकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चल के जब हम इनकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, भीमबेटका जब हम पढ़ेंगे, अपना पैलियोलिथिक एज और मीजोलिथिक एज पढ़ेंगे, तो मीजोलिथिक एज में भीमबेटका की पेंटिंग के बारे में ही पढ़ेंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, नाम थोड़ा सा याद रखो इनका। भीमबेटका की तरफ काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिसर्च की है और वहाँ पे इन्होंने एक वयस्क होमोसेपियंस के अवशेष खोजे हैं। तो VA वकांकर, भीमबेटका, वयस्क होमोसेपियंस के अवशेष। और अगर हम बात करें हाल ही में, तो यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रीसेंट रिसर्च है। हाल ही में बीरबल साहनी एक इंस्टीट्यूट है, पुराविज्ञान इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। बीरबल साहनी पुराविज्ञान इंस्टीट्यूट, यहाँ के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ में 1 करोड़ 10 लाख पुराने मानव जीवाश्म की खोज की। अब क्योंकि इतने पुराने कभी भी मानव जीवाश्म जो है भारत या भारतीय महाद्वीप में नहीं पाए गए थे, तो हमेशा से ये माना जाता था कि जो मानव का जो जन्म है वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में हुआ। लेकिन ये जो खोज हुई है 1 करोड़ 10 लाख पुराने मानव जीवाश्म की, तो इससे
भारतीय प्रायद्वीप में प्राचीन महाकपि की मौजूदगी की ये पुष्टि करता है ये खोज, और बहुत सारी पुरानी जो रिसर्च थी उनको नकारती भी है ये खोज, और इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाती है। हमको याद रखना है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसने पुरानी रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठा दिए। और ये हमको मिली है गुजरात के कच्छ में, 1 करोड़ 10 लाख पुराना जीवाश्म है, और इसको खोजने का श्रेय जो जाता है वो जाता है बीरबल साहनी पुरा विज्ञान इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये 3-4 चीज़ें हमको याद रखनी, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारा आज का जो सेशन था वो इतना ही था, इसके बारे में हमने जो बात कर ली, अब हम इसी के आधार के ऊपर जो हमारी पुरा पाषाण कालीन संस्कृति है यानी कि पैलियोलिथिक एज, जिसमें हम पढ़ेंगे लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसके ऊपर हम अपना सत्र रखेंगे अगले सत्र में। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।